कि जो गरीब जो नेता होता है ना, वो गरीबों की मदद करते करते खुद अमीर बन जाता है। सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि हमारे गांव में एम्बुलेंस मुखिया जी की तरफ से दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि वो एम्बुलेंस, मैं जानना चाहूँगा या फिर पूरी जनता जानना चाहेगी कि वो एम्बुलेंस कहाँ से आया। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लेम लगाया हो कि मुखिया जी घूस लेते हैं? क्योंकि ये जो बहुत ही ये जो सवाल है ना, मैं कई बार सुनता हूँ। आप किसी भी गांव में जाएंगे तो लोग बोलते हैं हमारा वार्ड सदस्य घूस लेता है, हमारा मुखिया घूस लेता है। देखिए बाइक से चल रहा है, कल फॉर्च्यूनर में चलेगा। ये शिकायतें हैं। एक सवाल मेरा ये है कि जब आप मुखिया का पद आपने संभाला, आप इस पंचायत में जिसमें आप संभाल रहे थे, उस समय गांव की स्थिति कैसी थी और अभी गांव की स्थिति कैसी है? तो मुखिया जी, एक सवाल मेरा ये है कि जब आप सेवा तो कर ही रहे थे, आप ऐसा सेवा कर रहे थे जो आसपास के गांवों में कहीं भी नहीं थी इस प्रकार की सेवा, तो फिर आपने राजनीति क्यों चुना? आपने आखिर राजनीति में आने का मकसद क्या रहा आपका? कि सेवा तो आप तो कर ही रहे थे, शिक्षा के सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और आधार सेवा केंद्र में भी आपने कई सालों तक सेवा दिया। तो आखिर फिर राजनीति में आने का मकसद क्या रहा आपका? गांव के लोगों ने मौका दिया। लेकिन अभी भी कुछ बातों को छुपा रहे हैं आप, सही से बता नहीं रहे हैं कि लोगों ने आपको क्यों चूज़ किया, क्यों पसंद किया, आप बता नहीं रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस पहले पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज से पहले मैंने कभी भी पॉडकास्ट नहीं किया। मैंने कई बार सोचा, कई बार डिसाइड करने की कोशिश की कि चलो पॉडकास्ट शुरू करते हैं, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन जब मैं अभी अपने गाँव आया हूँ छठ पूजा के शुभ अवसर पर, तो मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया कि चलो अपने ही गांव से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं अपने गांव खेतको पंचायत में अभी फ़िलहाल हूं और अभी फ़िलहाल जहां पर मैं हूं, यहां पर हमारा पंचायत सचिवालय है हमारे गांव का। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं अपने गांव के मुखिया श्री शालिग्राम प्रसाद जी से, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे पॉडकास्ट के पहले गेस्ट भी हैं वो। तो पहला पॉडकास्ट हमारे गाँव के प्रतिनिधि से, हमारे गाँव के प्रधान जी के साथ। तो चलिए मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमारे गांव के मुखिया श्री शालिग्राम प्रसाद जी से। आइए मुखिया जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। चलिए, तो आज अपने ऑडियंस के लिए मैंने एक पॉडकास्ट लाया है और आज हमारे पहले गेस्ट हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अपना पॉडकास्ट अपने गाँव के मुखिया जी के साथ शुरू कर रहा हूँ। तो आशीर्वाद दे दें हमें आप, और चाहेंगे कि ये पॉडकास्ट हमेशा, ये सिलसिला अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट करूं, एक से एक बेहतरीन गेस्ट मैं आपके लिए लाऊं। तो मुझे लगा कि गांव में सबसे बेहतरीन जो आपके लिए मैं ला सकता हूं, आपके लिए मैं बुला सकता हूं, तो मुझे लगा कि मैं अपने गांव के मुखिया जी को आपसे मिलाऊं और इनकी कहानी, इनकी हिस्ट्री और इनका प्रेजेंट, वो इनका स्ट्रगल, वो सारी चीज़ें आपको बताएं ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले आज के इस पॉडकास्ट से। तो चलिए मुखिया जी, सवालों का सिलसिला को शुरू करते हैं, और मेरा सवाल रहेगा सबसे पहले, तो मेरा सबसे पहले आपसे प्रश्न भी होगा मुखिया जी कि आपके दिमाग में सबसे पहले या आपके अंदर ये समाज सेवा या फिर राजनीति की प्रेरणा जो है वो कहाँ से मिली, कब मिली आपको? बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने जो मुझे अपने पॉडकास्ट में सबसे पहले, हम पहला गेस्ट हैं, आप हमारे पॉडकास्ट में आप पहला गेस्ट हैं, सबसे पहले आपने हमको चुना, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद। और आप भी अपने जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगा रहे हैं, उनके लिए पुनः आपको धन्यवाद। अपने पंचायत में आप बहुत सारी बातें आपने बता दिया कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गांव में आधार सेवा केंद्र, प्रथम प्रखंड में प्रथम आधार केंद्र। अच्छा, बगोदर प्रखंड का पहला आधार जो था, मतलब जो प्रज्ञा केंद्र था, वो आपका था? आधार सेवा केंद्र। अच्छा, आधार सेवा केंद्र। ये मुझे अभी पता चल रहा है, मैं इस गांव से हूँ, लेकिन मुझे पहली बार पता चल रहा है कि पूरे प्रखंड का पहला आधार सेवा केंद्र बगोदर प्रखंड का प्रथम आधार सेवा केंद्र खेतको पंचायत में स्थापित हुआ, जिनसे लोगों को यहाँ से सुविधाएं मिली और उनका लाभ उठाएं। उसके बाद बैंकिंग के क्षेत्र में खेतको पंचायत का पहला केंद्र मैंने स्थापित किया। अभी बहुत सारे बैंकिंग सेवाएं, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक,
वगैरह वगैरह प्राइवेट बैंकों के सेवाएं मिल रही है, लेकिन शुरुआत मेरे द्वारा ही हुआ। उसी दरमियान में खेतको पंचायत में अपने स्वरोजगार के समय में लोगों से जब मिलते थे तो उनसे छोटी छोटी समस्याएं सुनते थे, और अपने पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक हमने पहुंचा। और मेरा क्षेत्र शुरू से सेवा क्षेत्र ही रहा है। इसी बीच में लोगों की समस्या सुनने के बाद मेरे मन में विचार आया कि शायद मुझे अपने गांव का प्रतिनिधित्व करने का मौका यदि मिले तो मैं गांव की समस्याओं को मूल से ख़त्म कर सकता हूं, जड़ से ख़त्म कर सकता हूं। इस प्रकार से मेरे मन में विचार आया। चलिए, फलस्वरूप मैंने जब चुनाव में आया तो हमने लोगों का विश्वास पहले से जीता था, और वह चुनाव में रिजल्ट के रूप में आया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपसे पहले जो हमारे गांव के मुखिया थे वो लगातार 2 बार रहे। इवन मैं तो कह रहा हूं कि 12 साल तक उन्होंने मतलब मुखिया का कार्यभार संभाला। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जनता ने उनको नकार दिया या फिर उनको वोट नहीं मिला, और आप अचानक से गांव में ऐसे आए, जैसे आंधी तूफान अचानक से आता है ना, अचानक से आप हमारे गांव में एक प्रधान के रूप में आप आए। तो ये मतलब कैसे, मतलब आप इसको कैसे लेकर सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि अचानक से मतलब आप आए? मुझे लगता है कि चुनाव से शायद 1-2 महीना पहले शायद आपने डिसीजन लिया था कि मुझे मतलब मुखिया का चुनाव लड़ना है। तो इसके पहले झारखंड सरकार, मतलब झारखंड में फिलहाल लगातार ये 3रा टर्म है मुझे लगता है मुखिया का। जब से झारखंड अलग हुआ है तब से मुझे लगता है ये मुखिया का 3रा टर्म है। सबसे पहले मुखिया का चुनाव 2010 में हुआ था, फिर 2015 में हुआ, फिर 2022 में हुआ। जी बिल्कुल। तो 12 साल तक मुखिया का जो चला, उसके बाद फिर आप आए। तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने आपको पसंद किया? बिल्कुल सही बात। यह पवन जी आपका बहुत तीखा सवाल है। नहीं, ये सही सवाल है। मतलब 12 सालों के बाद आपके सवाल का जवाब मैं अपने इस संघर्ष भरी कहानी के माध्यम से दूंगा। जी। सही बात है कि चुनाव के 2022 के चुनाव के कुछ दिन पूर्व मेरे मन में विचार आया। लोगों से रूबरू होने के बाद, यहाँ की समस्याओं सुनने के बाद, इसके पहले मैं बोल चुका था कि समस्याओं की झड़ी से झड़ी लगती जा रही थी, और लोग वर्तमान परिस्थिति से नाखुश थे। लोगों के पास विकल्प नहीं नज़र आ रहा था। तो हमने लोगों को सेवा करने के लिए इस क्षेत्र में आया, और मुझे गांव के लोगों ने मौका दिया। लेकिन अभी भी कुछ बातों को छुपा रहे हैं आप, सही से बता नहीं रहे हैं कि लोगों ने आपको क्यों चूज़ किया, क्यों पसंद किया। आप बता नहीं रहे हैं। आप आखिर उन मुखिया में क्या कमी थी, या फिर जो हमारे पहले जो प्रतिनिधि थे, जो मुखिया थे, आखिर ऐसी क्या कमी रह गई उनमें? लोगों ने आप में क्या देखा? आपने तो शुरुआत में बता दिए आप कि मैं सेवा भाव से शुरुआत से जुड़ा रहा हूं, लेकिन जब ये बात आती है कि गांव का प्रधान कौन होगा, एक ऐसा सीधा साधा व्यक्ति जो चुपचाप से लोगों की सेवा करके निकल जाता था, वो अचानक से गांव का प्रधान। ये इतना बड़ा गांव है, मुझे लगता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है। हमारे गांव में 13 वार्ड हैं। आसपास जितना भी, जब भी मैं सुनता हूं तो किसी भी गांव में इतना वार्ड होता ही नहीं है। मैं कोई पंचायत के बारे में सुनता हूं तो 2-3 गांव मिलकर एक पंचायत होता है। हमारा गांव खुद में पंचायत है, और इतने बड़े गांव का प्रधान अपने आप में काबिले तारीफ है। आपसे बहुत सवाल मुझे करने, बहुत सारे दिमाग में मेरे सवाल घूम रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल हमारे ऑडियंस को, जनता को, अपने गांव की जनता को आप स्पष्ट बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। आपको तो मैं थोड़ी देर पहले बताया कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक हमने पहुंचने का प्रयास किया, और अपने पंचायत में शुरू से ही समाज सेवा में मेरा बहुत अधिक योगदान रहा है। समाज के लोगों को हर क्षेत्र में अपने तरफ से मैंने अधिक से अधिक मदद करने का प्रयास किया। इसी बीच चुनाव के कुछ दिन पूर्व लोगों ने हमें प्रेरित भी किया कि आप आएँ
तो आपके आने से 100% गांव को सेवा करने का आपको मौका मिलेगा और हम आपके साथ में रहेंगे। इसी बीच में इस तरह का जो पूर्व में मेरा किया हुआ सेवा लोगों के बीच में भारी पड़ा और फलस्वरूप आज हम आपके बीच में गांव के मुखिया के रूप में खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मुझे लगता है कि आपका सेवा भाव जो था वो विरोधियों पे भारी पड़ गया, तो कहीं ना कहीं आपके सेवा भाव ने आपको मुखिया बना दिया। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे आप जनता के कदम से कदम मिलाकर आप उनका साथ देंगे और 24/7 आप उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। मुखिया जी, मेरा और भी सवाल है मेरा आपसे। एक सवाल मेरा ये है कि जब आप मुखिया का पद आपने संभाला, आप इस पंचायत में जिसमें आप संभाल रहे थे, उस समय गांव की स्थिति कैसी थी और अभी गांव की स्थिति कैसी है? बहुत बढ़िया सवाल है जी। कि जब कोई मुखिया बनता है या तो कोई पद पर आसीन होता है तो उनका यह प्रयास रहता है कि वर्तमान में जो परिस्थिति होती है और उन्हें जब सेवा करने का मौका मिला तो पहले के परिस्थितियों से आगे सुदृढ़ परिस्थिति का आशा जनता करती है। और उस वर्तमान परिस्थिति से मेरे मन में हमने आकलन किया कि जो भी परिस्थिति उस समय थी, उस वर्तमान परिस्थिति से हमें ऊपर उठकर, उस विषम परिस्थिति से ऊपर उठकर हम अपने गांव को सामरिक परिस्थिति, सुदृढ़ परिस्थिति, सुशासन, सुव्यवस्था हर क्षेत्र में करने का प्रयास करेंगे। जी मुखिया जी, मैंने सुना है कि आसपास के पंचायत में कहीं भी एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन हमारे पंचायत में है, और मैंने ये भी सुना है कि वो मुखिया के फंड से नहीं है। ये काबिले तारीफ़ है। मैंने ये न्यूज़ में भी देखा, आसपास के लोकल न्यूज़ में और सोशल मीडियाज़ के माध्यम से। चूँकि मैं गांव में था नहीं, मैं हजारीबाग में था, और सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि हमारे गांव में एम्बुलेंस मुखिया जी की तरफ से दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि वो एम्बुलेंस, मैं जानना चाहूँगा या फिर पूरी जनता जानना चाहेगी कि वो एम्बुलेंस कहाँ से आया, और वो जो एम्बुलेंस आपने गांव को जो भेंट किया है, आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता है कि आसपास के गांव में कहीं पर भी इस तरह की व्यवस्था है। तो मेरा सवाल इसमें और भी रहेगा कि अभी तक आपके आने से गांव में किस तरह की जो फैसिलिटीज़ है या फिर सुविधाएं जो है वो बढ़ी है, या फिर जो जनता की डिमांड है वो उसको आप कैसे पूरा कर रहे हैं, या फिर गांव में किस तरह की विकास जो आपने अपने कर कमलों से जो किया है। मैं चाहूँगा, पूरी जनता चाहेगी कि आप बताएं कि किस तरह का विकास आपने गांव में किया है। पवन जी, आप एक से एक सवाल हमसे नहीं, सवाल तो आएगा सर, किया जा रहा है, जिनका जवाब बहुत शालीनतापूर्वक हम आपको देंगे, पूरी जनता को देंगे, हमारी जनता उनको सुनेगी। एक प्रमुख सवालों में से एक सवाल आया है एम्बुलेंस के बारे में, जी, हमारे पंचायत में किए हुए विकास कार्यों के बारे में। मुखिया बनने के पहले मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए थे। वो सवाल अपने पंचायत क्षेत्रों की वर्तमान परिस्थितियों से रिलेटेड था कि हम जब मुखिया बनते हैं तो अपने गांव में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। उनमें से एक एम्बुलेंस का व्यवस्था भी था। एम्बुलेंस का व्यवस्था करना एक छोटी मोटी बात एक पंचायत के लिए नहीं थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग 15 फाइनेंस 15वीं बीत में चल रहे हैं। 15वीं बीत से किसी भी प्रकार की वाहन खरीदने की गाइडलाइन नहीं है। इन्हीं से मैंने सोचा पहले कि अपने 15वें बीत की राशि से एम्बुलेंस खरीदूँगा, लेकिन हमारा विचार असफल हो गया और मैं अपना कदम पीछे कर लिया। तो मेरे मन में विचार आया कि सबसे पहले मैंने एक
एनजीओ बनाया जिनका नाम है पारसनाथ ग्लोबल ग्रीन फाउंडेशन। पारसनाथ ग्लोबल ग्रीन फाउंडेशन की मदद से हमने अपने पंचायत को एक एम्बुलेंस का व्यवस्था किया है। इस फाउंडेशन में हमारे पंचायत के विभिन्न श्रद्धालुओं ने अपने गांव में एम्बुलेंस संबंधी सुविधा में दान दिए हैं, डोनेशन दिए हैं, मदद किए हैं और उसमें मेरा भी सहयोग रहा है। मेरा गांव खेतको अपने प्रखंड मुख्यालय से एक सुदूरवर्ती पंचायत है जो अधिकतम 20 किलोमीटर की दूरी में है। प्रसव पीड़ा होने से हमारे गांव की महिलाएं, मां बहन को बहुत सारी समस्याएं होती थी, जो समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचने पर बहुत सारी पीड़िता की जान भी जा चुकी है। बहुत सारे नवजात बच्चों का मृत्यु भी हो चुका है। इसलिए हमने एम्बुलेंस व्यवस्था कराया और लोगों के बीच में जब बात रखा तो उन लोगों ने मैं मदद करने का आश्वासन भी दिया और मैं मदद दी। और आज इस पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था है जिनका लाभ लोग ले रहे हैं। ये काबिले तारीफ काम है उनके लिए। और जिस तरह से आपने मतलब ये एम्बुलेंस आपने मुहैया करवाया या फिर आपने ये गिफ्ट दिया है गांव को, ये गांव कभी नहीं भूलेगा आपको। मुखिया जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए हैं जिनसे समाज में, पंचायत में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हो? ऐसे कार्यों के नाम बताइए आप। पहले मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 वित्तीय वर्ष की 15वीं वित्त की राशि पंचायत में नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो भी राशि मिला है उनका हमने सदुपयोग किया है। सबसे पहले मैंने अपने पंचायत के लिए पंचायत सचिवालय का जीर्णोद्धार किया। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर का सबसे मुख्य भाग हृदय होता है, पूरे पंचायत के लिए पंचायत सचिवालय के हृदय के जैसा ही होता है। इनके बिना पंचायत सचिवालय, जहाँ से पूरे पंचायत के विकास की खाका तैयार होती है, यदि पंचायत सचिवालय की स्थिति ही ठीक नहीं रहे हो तो पंचायत का विकास अधूरा है। मेरा चुनाव में आने के पूर्व ही मेरी सबसे पहले प्राथमिकता थी कि मैं अपने पंचायत सचिवालय को जीर्णोद्धार करूँगा और हमारे पंचायत के विकास के लिए जितने सारे निर्णय होंगे पंचायत सचिवालय में बैठकर करूँगा। यह मेरा प्रमुख कार्यों में से एक है जी। उसके बाद पंचायत खेतको में बहुत सारे कार्य हुए हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। बस प्रमुख कार्य बताइए जिनसे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हो समाज में। जी, पिपरा बांध में स्नान घाट का निर्माण, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खेतको में पेवर्स ब्लॉक निर्माण, हैंडवाश का निर्माण, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कर्माटांड में शौचालय की मरम्मती, खेतको पंचायत के विभिन्न जल मीनारों का मरम्मती और वैसे जगह जहाँ पर जल संबंधी समस्या थी, हम अपने मद से 15वीं वित्त की राशि से हमने वहाँ पर जल मीनार अधिष्ठापन किया है। और मनरेगा से लगभग अपने पंचायत में 40 कुआं एवं विभिन्न डोभा का निर्माण किया है, जो मेरे पंचायत के लिए कृषि के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस वर्ष की मैं बात कहूँगा कि हमारे जितने सारे किसान भाइयों ने कुआं का निर्माण किया है, सभी लोगों से मैंने रूबरू हुआ है। लगभग सभी लोगों ने अपने कुआं के आसपास के क्षेत्रों में कोई सरसों की खेती, कोई गेहूं की खेती, आलू की खेती लोग प्रायः शुरू से करते आ रहे हैं। और पिछले 3 वर्षों के दौरान में हमें रबी फसल का उत्पादन अपने पंचायत के लोगों से देखने को मिला है।
जो हमारा पंचायत को आत्मनिर्भर की ओर एक बढ़ता हुआ कदम है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि मैं अपने हृदय से मानता हूँ। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने पंचायत के लिए है एम्बुलेंस की व्यवस्था। हमारे पंचायत के लोगों के मन में विचार आता था कि मेरा खेतकुआ पंचायत एक सुदूरवर्ती पंचायत है जो प्रखंड मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में है, गिरिडीह सदर अस्पताल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी, हजारीबाग से 70 किलोमीटर की दूरी, धनबाद से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी। किसी भी प्रकार की अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या खड़ा होने पर लोगों को एम्बुलेंस सही समय पर नहीं मिल पाता था, जिससे लोगों की जान चली जाती थी। हमारे शासनकाल के ही दौरान एक गर्भवती पीड़िता की मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल जाने के दौरान शायद यदि उनको एम्बुलेंस मिल पाता तो यह दुखी समाचार हमको सुनने को मौका नहीं मिलता, देखने को मौका नहीं मिलता। तो हमने शुरू से ही प्रयासरत था, ग्रामीणों के सहयोग से, और मेरे जहन में विचार आया कि एक संस्था बनाया जाए और उस संस्था में लोगों के माध्यम से दान स्वरूप कुछ राशि की व्यवस्था किया जाए, और कुछ पैसे अपने से हमने भी व्यवस्था किया, और फलस्वरूप पारसनाथ ग्लोबल ग्रीन फाउंडेशन के माध्यम से आज अपने पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जिससे लोगों को सही समय पर आपातकालीन परिस्थिति, स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है, और एम्बुलेंस के माध्यम से सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं और इलाज करा पाते हैं। नहीं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इस उपलब्धि के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और पूरे गांव समाज को भी देना चाहूँगा मैं कि सब लोगों ने इस चीज़ के लिए हाथ बढ़ाया और आपकी मदद की, और आप इस धन्यवाद के पात्र भी हैं कि आप एक बिल्कुल, मुझे लगता है आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम बिल्कुल दूरदृष्टि वाले जो एक समाज सेवी होते हैं, एक नेता होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो छवि, वो चीज़ मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। तो मुखिया जी, सवालों का तो ये समझ लीजिए कि बंडल है मेरे पास, बहुत सारे सवाल लेके मैं आया था, और मैंने सोचा था कि आपसे मैं ढेर सारी चीज़ें पूछूं ताकि गांव का विकास जो है वो ना रुके। ऐसा होता है कि कभी कभी देखिए, आपकी सूझबूझ की वजह से ना तो आपने मुखिया फंड का मतलब मुखिया फंड से आपने एम्बुलेंस मतलब एक तरह से कह लीजिए कि मुखिया के फंड से एम्बुलेंस नहीं आया है, ये आपकी सूझबूझ और आपकी मतलब क्या कहते हैं, दूरदृष्टि की वजह से एम्बुलेंस हमारे गाँव में आया है, और आपने इस पंचायत को अपने एक समझ लीजिए उपहार के रूप में दिया है। तो आप धन्यवाद के पात्र हैं इस चीज़ के लिए। अभी मेरा और भी सवाल है आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। मैं चाहूँगा कि एक दो सवाल का जवाब और दीजिए, उसके बाद आपको हम छोड़ देंगे बिल्कुल छोड़ देंगे हम। मुखिया जी, आने वाले समय में आपकी पंचायत के प्रति क्या प्राथमिकताएं हैं? आप ऐसा आपने क्या सोच के आप रखे हुए हैं कि हम आने वाले समय में गांव को मैं ये देने वाला हूं, या फिर मैं इतने सारी चीज़ें करने वाला हूं गांव के लिए? ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं? आने वाले समय में पंचायत के समग्र विकास, सर्वांगीण विकास पर केंद्रित रहेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और लोगों की मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और मेरा लक्ष्य है कि पंचायत के प्रत्येक परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और मेरा पंचायत आत्मनिर्भर बने। अभी हम समय समय पर अपने पंचायत में चल रही महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों से मिलता हूं और उन्हें भी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करते हुए अपनी जिम्मेवारी का बोध कराता हूं, जिससे सरकार की महिला स्वयं सहायता समूह एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती है। और महिला यदि आत्मनिर्भर बनती है तो महिला सशक्तिकरण होता है, और महिला सशक्तिकरण होता है तो मेरा समाज सशक्त बनता है, और समाज सशक्त होता है तो मेरा देश सशक्त बनता है।
चलिए, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। अच्छा मुखिया जी, मेरा एक और सवाल मेरा आपसे है कि अभी पिछले 3-4 सालों से लगातार आप काम कर रहे हैं और मुखिया के पद पर हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लेम लगाया हो कि मुखिया जी घूस लेते हैं? क्योंकि ये जो बहुत ही ये जो सवाल है ना, मैं कई बार सुनता हूँ, आप किसी भी गांव में जाएंगे तो लोग बोलते हैं हमारा वार्ड सदस्य घूस लेता है, हमारा मुखिया घूस लेता है, देखिए बाइक से चल रहा है, कल फॉर्च्यूनर में चलेगा। ये शिकायतें हैं कि जो गरीब जो नेता होता है ना, वो गरीबों की मदद करते करते खुद अमीर बन जाता है। क्या ऐसा किसी ने आपके ऊपर ब्लेम लगाया या फिर कहीं से गलती से भी सुनने को मिला है आपको? या फिर ऐसा है क्या कि आप मदद के नाम पे ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने पंचायत में बहुत ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं और सरकारी योजनाएं, सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिनको मैं धरातल पर काम करता हूं और धरातल समाज के अंतिम लोगों तक सरकारी लाभ पहुंचाने का कोशिश करता हूं। जैसे पिछले वर्ष मुख्यमंत्री मैया समार योजना, जिनको मैंने अपने पंचायत में बहुत बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर अंतिम से अंतिम लोगों को, सभी जो लोगों को उससे जोड़ने का प्रयास किया और लगभग लोगों को लाभ मिल रहा है। सर्वजन पेंशन योजना, उनका भी मैंने अपने पंचायत स्तर पर कैंप लगाया और कैंप लगाकर जितने सभी सारे पंचायत के योग्य लोग हैं सबको इस शिविर के माध्यम से जोड़ा और उनको लाभ मिल रहा है। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि सरकार के किसी भी तरह का कोई काम होता है उससे मैं कैंप मोड में करना चाहता हूं, जिसमें बिल्कुल मतलब ओपनली करना चाहते हैं कि बिल्कुल मतलब इंडिविजुअली बिल्कुल नहीं, आपको जो भी योजना का लाभ लेना है डायरेक्ट आप मतलब कैंप में आइए जी, है ना, कि वहीं पे डायरेक्टली आइए, सबके सामने आइए आप जी। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कि चुपके से 10,000 पहुंचा दिया अबू आवास के लिए, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मतलब अबू आवास के लिए कोई चार्ज नहीं है? कोई चार्ज तो एक आध दो लोग जो लोग बोलते हैं कि अबू आवास के लिए 10,000 20,000 रुपये लेते हैं, तो वो सरासर गलत है। सरासर गलत है। ओके, तो किसी योजना के लिए कोई पैसा लेते हैं आप? कोई पैसा नहीं, किसी प्रकार से घूस? कोई घूस नहीं, मतलब किसी प्रकार से घूस आप नहीं लेते हैं? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, थैंक यू वेरी मच। मुखिया जी, आप इस गांव को किस रूप में देखते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। यह हृदय से उठने वाली, हृदय से उठकर बाहर आने वाली बात बिना बोले स्वतः बाहर आ जाती है। इस तरह के सवालों का जवाब, जैसा मैं बोलना चाहेंगे कि मैं अपने पंचायत को एक परिवार के रूप में देखते हैं और पंचायत के सब सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और जिस प्रकार परिवार के सदस्यों का देखभाल किया जाता है, उनकी समस्याओं को समाधान किया जाता है, उसी प्रकार से अपने पंचायत के सभी लोगों को अपने परिवार के रूप में देखते हुए उनकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करता हूं। और इसी तरह का सवाल जो पैदा हुआ और इसी तरह का समस्या जो लोगों के बीच में खड़ा हुई, जिसके लिए हमने एम्बुलेंस भी लाया है, उनके दुख दर्द को देखते हुए, इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि पंचायत के प्रत्येक परिवार को, पंचायत के प्रत्येक सदस्य को उनकी व्यक्तिगत समस्या को मैं अपने तरफ से समाधान करने का प्रयास करता हूँ। शानदार, बहुत बढ़िया रिप्लाई और बहुत अच्छा जवाब दिए आप, और मैं मानता भी हूँ कि इस तरह से आप करते भी होंगे। मुखिया जी, आज के इस पॉडकास्ट का मेरा ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है। अभी तक आपने मेरे सवालों का बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया है और मैं चाहूँगा कि ये अंतिम क्वेश्चन का भी जवाब जो है वो बहुत अच्छे से देंगे, क्योंकि ये सवाल नहीं है, ये सवाल कई लोगों की ज़िंदगी का ये सवाल होता है। और मैं चाहूँगा कि ये जो आप मैसेज दें लास्ट क्वेश्चन को, जो लास्ट सवाल जो मेरा रहेगा, ये मैसेज उन सभी युवाओं के लिए है। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप युवाओं को, आज के इस युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ पवन जी कि आपने बहुत बढ़िया सवाल किया हमसे। युवाओं के बारे में शायद यह बात
हमारे हृदय से बाहर आए और लोगों के बीच में पहुँचे और इसका कोई फलस्वरूप कोई बात समस्या का समाधान निकले। जुआ देश, समाज और परिवार की असली ताकत है। जुआ के बिना एक सभ्य समाज, एक विकसित समाज, विकसित देश की परिकल्पना करना असंभव है। जुआ एक असली ताकत है। मेरे युवाओं से विनम्र निवेदन रहेगा, उनसे मेरा आग्रह है कि वह नशा से दूर रहे। अभी के समय में हमारे युवा लोग नशा का शिकार होते जा रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग का शिकार होते जा रहे हैं। दर्जनों ऑनलाइन गेम हैं जिनका शिकार होते हैं और लाखों रुपये हार जाते हैं और अपने परिवार को, अपनी पीढ़ी को बीते दशक 10 साल 20 साल पीछे ले जाते हैं। उतनी मोटी रकम की भरपाई करनी बहुत बड़ी समस्या है। इस प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग में हारने के बाद हमने देखा कि बहुत सारे युवा आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। घर में महाभारत जैसी कलह हो जाती हैं। इसलिए अभी के युवाओं से मेरा पुनः निवेदन है कि वह नशा से दूर रहें, ऑनलाइन गेम से दूर रहें और अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार की भलाई के लिए सोचें। मैं युवाओं से मेरा आग्रह है कि वह पढ़ाई के साथ साथ समाज के बारे में भी सोचें, देश के बारे में भी सोचें, उनका विचार सभ्य हो। यदि अपने जगह में उनको किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में यदि महारत हासिल होती है, उपलब्धि हासिल होती है, तो वह अपने पंचायत के लोगों को, अपने आप को आदर्श के रूप में ढालें और वही वैसे लोग जो समाज से दूर होते चले जा रहे हैं, नशा का शिकार हो रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश करें। इस प्रकार से अपने आप को तकनीकी क्षेत्र में भी जोड़ें, बेरोजगारी को हराएं, स्वरोजगार को अपनाएं। यदि किन्हीं को, जिनके पास पढ़ाई के क्षेत्र में संसाधन मिलता है, तो वह पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल हो। यदि कोई बिजनेस के क्षेत्र में है तो बिजनेस के क्षेत्र में अव्वल हो। बेरोजगारी को हराने के लिए स्वरोजगार के रूप में पशुपालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत सारे ऑप्शन हैं जो अपने आप को ढाल सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने एक बहुत ही बेहतरीन संदेश दिया है हमारे इस देश और समाज के युवाओं को। और आज का दिन, आज का पॉडकास्ट बहुत ही बेहतरीन रहा आपके साथ। मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतना बेहतरीन पॉडकास्ट और इतना शानदार सेशन होने वाला है हमारा। और इट वाज रियली अ ग्रेट सेशन। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा मुखिया जी के साथ। और हमारे गांव जी के मुखिया हैं ये शानदार, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, जिंदाबाद है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम पे और भी बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर मैं आऊँगा आप सभी के लिए। और अगर सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें और सेशन को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। मुखिया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।